मैं सचिन गौड़ आप सभी का अपने चैनल साई कोचिंग लाइव में स्वागत करता हूं। और बच्चों, आज फिर हम लोग पढ़ने वाले हैं इन्वायरमेंटल साइंस के बारे में, इन्वायरमेंटल स्टडी के बारे में, यानी कि पर्यावरण अध्ययन के बारे में। ये जो टेस्ट सीरीज हम लोगों ने चलाई है, ये आपका सीटेट, यूपी टेट और सुपर टेट जैसी परीक्षाओं में बहुत उपयोगी होने वाला है। साथ ही साथ पीसीएस जैसी सिविल सर्विसेज के अंदर भी इन्वायरमेंटल स्टडी से, यानी कि इन्वायरमेंट साइंस से काफ़ी मात्रा में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो इसीलिए हम सभी को थोड़ा सा सीरियस होकर इस सीरीज को अटेंड करना है। चलिए बच्चों, शुरू करते हैं हम आज की अपनी क्लास। पहला क्वेश्चन डिस्प्ले पर आ चुका है, सभी बच्चों को ध्यान से देखना है। चलिएगा भाई, तेजी के साथ देखिएगा सभी बच्चे। पहला क्वेश्चन, चलिए बात करते हैं बच्चों पहले क्वेश्चन की। तथ्यात्मक पर्यावरण में निम्नलिखित में से क्या शामिल है? तथ्यात्मक पर्यावरण में निम्नलिखित में से किसको शामिल किया जाता है? एक आपको दिया गया उच्चावाच। बच्चों, उच्चावाच क्या होते हैं? जैसे पर्वत और पठार हैं, इन सभी को हम उच्चावाच भी कहते हैं। पृथ्वी के जो हिस्से जो उभरे हुए हैं फिर दबे हुए हैं, यानी कि उन सभी हिस्सों को उच्चावाच कहा जाता है, जैसे पर्वत, पठार आदि। ठीक है। एक आपको दिया गया है जल प्रवाह, और एक बच्चों दिया गया है भूमि संरक्षण, और एक आपको दिया गया है उपरोक्त सभी। तथ्यात्मक, तथ्य का मतलब होता है फैक्ट। जो फैक्ट बेस्ड एनवायरनमेंट साइंस है, उसके अंदर किन चीज़ों की स्टडी की जाती है, ये आप लोगों को बताना है। चलिए तेजी के साथ सभी बच्चों को अपनी अटेंडेंस सबमिट करानी है। जो बच्चे सेशन में अभी जुड़े हैं, उन सभी बच्चों को जय हिंद लिखकर सबसे पहले अपनी अटेंडेंस सबमिट करानी है। आफ्टर दैट क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को अच्छे से पढ़ना है, और सभी बच्चों को अपने आंसर चैट बॉक्स में जाना है, लाइव चैट बॉक्स में, उसमें जाकर सबमिट करने हैं। चलिए, पहले क्वेश्चन के लिए आप सभी को 4 सेकंड का समय दिया गया है, उसी के अंदर आप सभी को अपने आंसर सबमिट कराने हैं। चलिए अरे भाई, तेजी के साथ सभी को अपने आंसर सबमिट कराने हैं। तथ्यात्मक पर्यावरण में निम्नलिखित में से क्या शामिल है? बच्चों, एक आपको दिया गया है उच्चावाच, एक जल प्रवाह, एक भूमि संरक्षण, और एक आपको दिया गया उपरोक्त सभी। तो आई थिंक आपका जो 4 सेकंड का समय था बच्चों, कंप्लीट हो चुका है। बात कर लेते हैं सही आंसर की। तो ए विकल्प दिया गया उच्चावाच, यानी कि ये आपका सही है। जल प्रवाह को भी शामिल किया जाता है, भूमि संरक्षण को भी शामिल किया जाता है, यानी कि ए बी सी आपके तीनों ही सही है। तो हम ये कह सकते हैं उपरोक्त सभी यहाँ पर सही हैं। तो इसलिए बच्चों, आपका राइट जो आंसर होगा वो आपका डी होगा। तथ्यात्मक पर्यावरण में उच्चावाच को भी शामिल किया जाता है, जल प्रवाह को भी, और भूमि संरक्षण को भी। चलिए, आई होप दैट आप सभी को क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा। अब बच्चों, हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 डिस्प्ले के ऊपर आ चुका है। पर्यावरण को ऊर्जा कहाँ से प्राप्त होती है? जो हमारा पर्यावरण है, उसे कहाँ से ऊर्जा प्राप्त होती है? कोयला से, पेट्रोलियम से, आणविक शक्ति से, यानी कि एक तरीके से न्यूक्लियर पावर हम बोल सकते हैं यहाँ पर, परमाणु शक्ति। एक डी, सूर्य से। चलिए अरे भाई, तेजी के साथ सभी बच्चों को अपनी अटेंडेंस सबमिट करानी है। जो बच्चे लेट आए हैं, और सभी बच्चों को काफ़ी बातें यहाँ पर समझनी होगी कि जो इन्वायरमेंट साइंस है वो हमारे लिए बहुत उपयोगी है। यूपी टेट, सी टेट ही नहीं, बल्कि लगभग सभी परीक्षाओं में इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। पर्यावरण को ऊर्जा कहाँ से प्राप्त होती है? कोयले से, पेट्रोलियम से, आणविक शक्ति से, और डी आपको दिया गया है सूर्य। चलिए, आपका 4 सेकंड का जो समय था बच्चों, कंप्लीट हो चुका है। बात कर लेते हैं हम लोग सही विकल्प की। तो पर्यावरण को कोयले से ऊर्जा प्राप्त नहीं होती है, न ही पेट्रोलियम से, न ही न्यूक्लियर पावर से। अगर पर्यावरण को ऊर्जा प्राप्त होती है तो सभी को ऊर्जा जो प्राप्त होती है वो सूर्य से प्राप्त होती है, यानी कि डी विकल्प आपका यहाँ पर पूर्ण रूप से सही हो जाता है। चलिए बच्चों, बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। क्वेश्चन नंबर 3 डिस्प्ले के ऊपर आ चुका है। नगरों में पर्यावरण असंतुलन होता है। चलिए, आपके पास क्वेश्चन नंबर 3 है डिस्प्ले के ऊपर, सभी को ध्यान से पढ़ना है। नगरों में पर्यावरण असंतुलन होता है। नगरों में पर्यावरण असंतुलन का कारण क्या है? मल की निकासी एक ऑप्शन आपको दिया गया है, आवासीय समस्या एक ऑप्शन आपको दिया गया है, एक सी है जलाऊ लकड़ी, और एक उपरोक्त तीनों। चलिए, नगरों में पर्यावरण के असंतुलन का कारण क्या है? मल की निकासी, सीवरेज में, आवासीय समस्याएं, जलाऊ लकड़ी, और एक डी आपको दिया गया उपरोक्त तीनों। यदि किसी शहर के अंदर पर्यावरण असंतुलन होता है तो उसका कारण बच्चों क्या है? एक आपको दिया गया है मल निकासी, यानी कि सीवरेज,
एक आपको दिया गया है आवासीय समस्या, एक आपको दिया गया है जलाऊ लकड़ी, और एक डी यहां पर दिया गया उपरोक्त तीनों। चलिए चलिए सभी बच्चों को अपने आंसर सबमिट कराने हैं, तेजी के साथ सभी बच्चे अपने आंसर सबमिट कराएंगे। चलिए बात कर लेते हैं बच्चों सही विकल्प की। यहाँ पर तो ए आपका पूर्ण रूप से सही है, बी भी सही है, सी भी सही है। ये तीनों ही कारण किसी भी सिटी के अंदर पर्यावरण असंतुलन के हैं, तो हम ये कह सकते हैं कि उपरोक्त तीनों यहाँ पर आपके सही हो जाते हैं। इसलिए आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 3 का जो आंसर है वो डी सबमिट करना होगा। चलिए बात करते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 की। गला 2 दिन से बच्चों खराब है। ऐसा हो सकता है कि वॉइस क्वालिटी आज इतनी अच्छी ना हो, इतनी बेटर ना हो, लेकिन फिर भी मेरे द्वारा प्रयास है कि आप लोगों की जो अनुपस्थिति है वो ना हो, आपको रेगुलर क्लास दी जाए। तो थोड़ा सा एडजस्ट कीजिएगा वॉइस के मामले में। तो हम लोग पॉइंट टू पॉइंट ही बात करेंगे आज, बहुत ज़्यादा इधर उधर की बातें नहीं करेंगे। आपको सिंपली क्वेश्चन पढ़ना है, ऑप्शन को समझना है, उसके बाद आपको अपना राइट आंसर लाइव चैट बॉक्स में जाकर सबमिट करना है। पर्यावरण ह्रास का जो पर्यायवाची है वो क्या है? जब पर्यावरण घट जाता है, जब पर्यावरण क्या होता है बच्चों? घट जाता है। पर्यावरण में डेप्रिसिएशन होता है, ह्रास होता है, कमी होती है, तो उसका पर्यायवाची क्या है? चलिए एक आपको दिया गया है पर्यावरण अवनयन, एक आपको दिया गया है पर्यावरण निम्नीकरण, एक आपको दिया गया पर्यावरण अपकर्षण, एक आपको दिया गया उपरोक्त तीनों। चलिए चलिए पर्यावरण ह्रास का पर्यायवाची क्या है? कभी कभी पर्यावरण के अंदर हम लैंग्वेज में थोड़े से डिस्टर्ब हो जाते हैं। तो अवनयन, निम्नीकरण, अपकर्षण, ये 3 शब्द आपको एनवायरमेंटल स्टडी के अंदर मिलेंगे और इन्हीं के आधार पर बच्चों आपको यहाँ पर पर्यायवाची बता देना है। चलिए चलिए बात करते हैं बच्चों सही आंसर की। तो पर्यावरण ह्रास का जो पर्यायवाची है वो पर्यावरण अवनयन भी है, ये सही है आपका, निम्नीकरण भी होता है, ये भी आपका सही है, अपकर्षण भी होता है, ये भी है। इन तीनों का ही मतलब बच्चों कमी है, और कमी को ही क्या कहा जाता है? ह्रास कहा जाता है। इसका मतलब आपका ए भी ठीक है, बी भी ठीक है, सी भी ठीक है। तो यहाँ पर हमारा जो राइट आंसर होगा वो होगा उपरोक्त तीनों सही है। चलिए आई होप दैट आप सभी बच्चों को ये आंसर क्लियर हुआ होगा। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। चलिएगा सभी बच्चों को देखना है, मरुस्थलीकरण में पर्यावरण होता है। मरुस्थलीकरण में पर्यावरण कैसा होता है? असंतुलित होता है, संतुलित होता है, उतार चढ़ाव वाला होता है। एक डी यहाँ पर दिया गया, इनमें से कोई नहीं। मरुस्थलीकरण में पर्यावरण कैसा होता है बच्चों? असंतुलित होता है, संतुलित होता है, उतार चढ़ाव वाला होता है, या डी इनमें से कोई नहीं। यदि किसी भी स्थान पर 25 सेंटीमीटर से कम बारिश होती है लगातार, तो उस स्थान को मरुस्थलीय स्थान घोषित किया जाता है। यदि कहीं किसी क्षेत्र में मरुस्थलीकरण बढ़ता है तो उससे पर्यावरण पर क्या इफेक्ट पड़ता है? चलिए चलिए तेजी के साथ सभी बच्चों को अपने आंसर सबमिट कराने हैं। 3 से 4 सेकंड का आप लोगों को समय लगाना है और उसी के अंदर आपको अपने आंसर सबमिट करा देने हैं। मरुस्थलीकरण का जो पर्यायवाची है बच्चों क्या होता है? मरुस्थलीकरण का पर्यावरण पर क्या प्रभाव पड़ता है, ये आप लोगों को यहाँ पर बताना है। चलिए बात करते हैं सही आंसर की बच्चों। सी आपका डी है, जब सी गलत है तो डी भी आपका गलत हो जाता है, ठीक है। एक आपका बी है असंतुलित, ये भी गलत है। अगर किसी स्थान पर मरुस्थल बढ़ता है तो वहाँ पर पर्यावरण का जो संतुलन है वो बिगड़ जाएगा, इसलिए हम कह सकते हैं मरुस्थलीकरण के कारण पर्यावरण में क्या होता है? असंतुलन की स्थिति उत्पन्न होती है। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। चलिए नगरीकरण का पर्यावरण पर क्या प्रभाव पड़ता है? यदि किसी क्षेत्र में तेजी के साथ नगरों का विकास हो रहा है, नगरीकरण हो रहा है, तो उसका क्या प्रभाव पड़ता है उस आसपास के पर्यावरण पर? जल प्रदूषण बढ़ जाता है, वायु प्रदूषण बढ़ जाता है, ध्वनि प्रदूषण बढ़ता है, उपरोक्त सभी। चलिए चलिए अरे भाई तेजी के साथ सभी बच्चों को बताना है, सभी बच्चों को लाइव चैट बॉक्स में जाना है और 3 से 4 सेकंड के अंदर आप अपने आंसर सबमिट कराने हैं। यदि नगरीकरण को बढ़ावा मिलता है तो उसका पर्यावरण पर क्या इफेक्ट पड़ता है, ये आप लोगों को सबमिट कराना है। चलिए थोड़ी सी कॉमन सेंस लगाइए, ये जरूरी नहीं कि हर क्वेश्चन पढ़ा हुआ हो, लेकिन अगर आपकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी है, समझ अच्छी है, तो उसके आधार पर आप क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हो। नगरीकरण जब बढ़ता है तो पर्यावरण पर उसका क्या इफेक्ट पड़ता है? उस क्षेत्र में पानी का प्रदूषण भी बढ़ता है, क्योंकि गंदे पानी की निकासी जो होगी वो बढ़ जाएगी। गंदा पानी जो जनरेट हो रहा है उस सिटी के अंदर, उसका जो
गैलन है वो बढ़ जाएगा, तो इसका मतलब जल प्रदूषण बढ़ना ही बढ़ना है। ठीक है, वायु प्रदूषण भी वहाँ पर बढ़ जाता है, जहाँ पर क्राउड हो जाएगी वहाँ पर वाहन भी बढ़ेंगे तो वायु प्रदूषण भी बढ़ना ही है। ठीक है, और भीड़ वाले इलाकों में हमेशा ध्वनि प्रदूषण भी होता है। तो बच्चों ए भी आपका सही है, बी भी सही है और सी भी सही है, तो इसलिए हम कह सकते हैं उपरोक्त सभी। चलिए, आई होप दैट आप सभी को क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। पर्यावरण किससे बना होता है? पर्यावरण किससे बना होता है? एक ऑप्शन आपको दिया गया है जीवीय घटकों से, एक दिया गया है भू आकृतिक घटकों से, एक दिया गया है अजैविक घटकों से, एक डी बच्चों दिया गया है उपरोक्त सभी। चलिए चलिए, अरे भाई तेजी के साथ सभी को अपने आंसर सबमिट कराने हैं। पर्यावरण किससे बना होता है? बच्चों आपके पास कितने विकल्प हैं? 4 विकल्प हैं और तेजी के साथ सभी बच्चों को अपने आंसर सबमिट कराने हैं। चलिए चलिए बात करते हैं बच्चों सही विकल्प की। आई थिंक 3 से 4 सेकंड जो आपको दी गई थी वो आपकी कंप्लीट हो गई है। बात कर लेते हैं सही विकल्प की। तो पर्यावरण बच्चों किससे बना होता है? ये मैं आपको कई बार बता चुका हूं कि पर्यावरण जैविक घटकों से बना होता है और अजैविक घटकों से बना होता है। और यदि हम अजैविक घटक की बात करें उसके अंदर ही भू आकृतिक घटक भी होते हैं, तो इसका मतलब बी भी सही है। यहाँ पर बच्चों आपका ए भी ठीक हो गया, बी भी ठीक हो जाता है और सी भी ठीक हो जाता है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि उपरोक्त सभी यहाँ पर आपका क्या है, पूर्ण रूप से सही है। चलिए, आई थिंक आप सभी को समझ में आया होगा। चलिए बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। चलिए 8वां क्वेश्चन देखिएगा सभी बच्चे। पर्यावरण का प्रत्येक भाग क्या कहलाता है? पर्यावरण का प्रत्येक भाग बच्चों क्या कहलाता है? एक आपको दिया गया है वायुमंडलीय कारक, एक दिया गया है पारिस्थितिकी कारक, एक दिया गया है उत्तरकीय कारक, एक दिया गया है डी उपरोक्त सभी। चलिए चलिए तेजी के साथ सभी बच्चों को अपने आंसर सबमिट कराने हैं। पर्यावरण का प्रत्येक भाग क्या कहलाता है? वायुमंडलीय कारक कहलाता है, पारिस्थितिकी कारक कहलाता है, उत्तरकीय कारक कहलाता है या डी उपरोक्त सभी। चलिए चलिए, अरे भाई सभी बच्चों को 3 से 4 सेकंड में अपने आंसर सबमिट कराने हैं। चलिए बात कर लेते हैं हम लोग सही आंसर की बच्चों। तो ए आपका यहाँ पर पूर्ण रूप से गलत है, सी भी आपका गलत है। जब ए और सी गलत हो जाते हैं तो डी स्वतः ही बच्चों यहाँ पर क्या हो जाता है, गलत। पर्यावरण का प्रत्येक भाग क्या कहलाता है? पारिस्थितिकी कारक कहलाता है। यही आपका यहाँ पर राइट विकल्प होगा। ठीक है, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। पारिस्थितिकी विज्ञान केंद्र कहाँ पर स्थित है? पारिस्थितिकी विज्ञान केंद्र कहाँ पर स्थित है? एक विकल्प आपको दिया गया है नई दिल्ली, एक दिया गया इलाहाबाद, एक आपको दिया गया पुणे और एक आपको दिया गया बेंगलोर। चलिए चलिए तेजी, अरे ये बहुत ही ज्यादा डिमांडेड क्वेश्चन है। परीक्षाओं में बार बार ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि पारिस्थितिकी विज्ञान केंद्र का मुख्यालय कहां पर है। चलिए चलिए 4 सेकंड के अंदर सभी को सबमिट कराना है। कोई भी स्टूडेंट ऐसा नहीं होगा जो अपना आंसर लाइव चैट बॉक्स में सबमिट नहीं कराएगा। चलिए चलिए सभी को क्वेश्चन को ध्यान रखना है। पारिस्थितिकी विज्ञान केंद्र का मुख्यालय बच्चों कहां पर है? तेजी के साथ आंसर सबमिट कीजिएगा। चलिए 4 सेकंड का जो समय आपको दिया गया था वो आपका कंप्लीट हो चुका है और अब हम बात कर लेते हैं सही विकल्प की। सही विकल्प देखिएगा सभी बच्चे। ए आपका पूर्ण रूप से गलत है, बी भी आपका पूर्ण रूप से गलत है, सी भी आपका यहाँ पर पूर्ण रूप से गलत हो जाता है। यहाँ पर आपका जो बच्चों राइट विकल्प होने वाला है वो है बेंगलोर। बेंगलोर के अंदर ही पारिस्थितिकी विज्ञान केंद्र को स्थापित किया गया है। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की। पारिस्थितिकी तंत्र के 2 घटक कौन कौन से हैं? ये तो अरे बहुत ही इजी और बहुत ही खास क्वेश्चन है। इसको तो आप जितना अच्छे से याद कर लो उतना ही आप लोगों के लिए बेटर है। पारिस्थितिकी तंत्र के 2 घटक कौन कौन से हैं? एक आपको दिया है खरपतवार एवं सूक्ष्म जीव, एक दिया गया है पौधे एवं जीव, एक दिया गया है पौधे और प्रकाश और एक डी दिया गया है जैविक और अजैविक घटक। चलिए चलिए तेजी के साथ 4 सेकंड में आपको आंसर सबमिट कराना है। अरे भाई चलिए चलिए तेजी के साथ सभी बच्चे अपने आंसर सबमिट कराएंगे। जो बच्चे सेशन के साथ नए नए पहली बार आज जुड़े हैं, जो बच्चे आज फर्स्ट टाइम हमारी इस वीडियो को देख रहे हैं, उन सभी बच्चों से हम्बल रिक्वेस्ट है कि ईमानदारी के साथ सभी बच्चे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इसी प्रकार की यूजफुल एजुकेशनल वीडियो हमारे द्वारा हमारे चैनल साई कोचिंग लाइव पर अपलोड की जाती है। किसी भी प्रकार की शंका या किसी भी क्वेश्चन के अंदर आपको कोई डाउट्स है या आप कुछ भी अपनी बात पूछना चाहते हैं
तो आप कमेंट कीजिएगा, तुरंत आपको फास्टली उसका रिप्लाई दिया जाएगा। क्लास खत्म होने के बाद भी आप सभी को अपने फीडबैक भी सबमिट कराने हैं। चलिए सभी बच्चों का आंसर लगभग सही है, तो हम बात कर लेते हैं सही आंसर की। तो इसके लिए देखो बच्चों, 4 विकल्प आपके पास थे, तो हम राइट विकल्प की बात करते हैं। ए आपका पूर्ण रूप से क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। बी भी आपका पूर्ण रूप से गलत हो जाता है। सी भी आपका पूर्ण रूप से गलत है। यहाँ पर डी आपका पूर्ण रूप से सही है। पारिस्थितिकी तंत्र के 2 घटक होते हैं, एक होता है जैविक घटक और एक आपका होता है अजैविक घटक। जैविक घटक में पेड़ पौधे और जीव जंतु को रखा जाता है, जबकि अजैविक घटक में नदी, पर्वत, नहर आदि को रखा जाता है। चलिएगा बात आगे करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की। पारिस्थितिकी शब्द को सबसे पहले किसके द्वारा परिभाषित किया गया था, उस पर्यावरण विद का नाम हम लोगों को बताना है। चलिए बिल्कुल मैं शॉर्ट में बताता हूँ। पारिस्थितिकी शब्द यानी कि इकोलॉजी जो वर्ड है, उसका जनक कौन है, ये आप लोगों को यहाँ पर बताना है। एक आपको दिया गया है हम्बोल्ट, एक आपको दिया गया है थियोफ्रेसस, और एक दिया गया है हैकल, और एक आपको दिया गया है डार्विन। चलिए भाई तेजी के साथ सभी बच्चों को अपने आंसर सबमिट कराने हैं। पारिस्थितिकी जो शब्द है, इकोलॉजी जो वर्ड है, उसके जनक कौन है। एक आपको दिया गया है अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट, शॉर्ट में आपको ध्यान रखना है हम्बोल्ट, और एक बी दिया गया है थियोफ्रेस्टस, एक सी दिया गया है अर्नेस्ट हैकल, और एक डी दिया गया है चार्ल्स डार्विन। चलिए अरे भाई तेजी के साथ सभी बच्चों को अपने आंसर सबमिट कराने हैं। पारिस्थितिकी शब्द को सबसे पहले किसके द्वारा परिभाषित किया गया था। अरे बहुत ही डिमांडेड क्वेश्चन है, बहुत बार परीक्षाओं में पूछा जाता है। चलिए बात करते हैं सही आंसर की बच्चों। ए आपका पूर्ण रूप से यहाँ पर गलत हो जाता है, बी भी आपका गलत हो जाता है, और डी भी आपका गलत हो जाता है। यहाँ पर हैकल पूर्ण रूप से सही है। बस इतना आपको ध्यान रखना है। इकोलॉजी की यदि बात करता है तो इकोलॉजी जो वर्ड है वो किसके द्वारा दिया गया है बच्चों, हैकल के द्वारा दिया गया है। ठीक है, लेकिन एक चीज़ आपको और भी एक्स्ट्रा ध्यान रखनी है। यदि इकोलॉजी सिस्टम की बात की जाती है, इकोलॉजी सिस्टम अगर आ जाता है तो तब आपको बताना है एजी ट्रांसले। आई होप दैट आपको क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा। यदि इकोलॉजी पूछा जाता है तब आपको आंसर देना है हैकल। यदि इकोलॉजी सिस्टम आपसे पूछा जाता है तब आपको बताना है एजी ट्रांसले। चलिए बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की। सभी बच्चे ध्यान से देखिएगा। डार्विन का उद विकास का जो सिद्धांत है वो किस चीज़ पर आधारित है। चलिए डार्विन का जो उद विकास का यानी कि जो जीवों का उद विकास है उस पर थ्योरी है चार्ल्स डार्विन की, तो उसका संबंध किससे है। चलिए आपको एक विकल्प दिया गया है उपयोग अनुपयोग से, उत्परिवर्तन से, एक प्राकृतिक वर्ण से, एक दिया गया उपरोक्त सभी। चार्ल्स डार्विन का जो सिद्धांत है उसे उद विकास का सिद्धांत माना जाता है। उद विकास के सिद्धांत का संबंध किससे है ये आप लोगों को बताना है। 4 विकल्प आपके पास है। ए आपको दिया गया उपयोग एवं अनुपयोग, एक बी दिया गया उत्परिवर्तन, एक सी आपको दिया गया प्राकृतिक वर्ण, एक डी दिया गया है उपरोक्त सभी। चलिए तेजी के साथ सभी बच्चों को अपने आंसर सबमिट कराने हैं। कोई भी स्टूडेंट ऐसा नहीं होगा जो आंसर सबमिट नहीं कराएगा। चलिए भाई, अरे भाई तेजी के साथ आंसर सबमिट कराइएगा। बच्चों ए आपका गलत है, 10th बायोलॉजी में भी आपने पढ़ा होगा। सी आपका गलत है, डी भी आपका गलत है। डार्विन के सिद्धांत का नाम है उद विकास का सिद्धांत, और उद विकास के सिद्धांत का संबंध जीवों के उत्परिवर्तन से है। समय के साथ किस प्रकार जीवों के अंदर चेंजेस हो रहे हैं, इस सारी बात को उद विकास के सिद्धांत के अंदर डार्विन के द्वारा एक्सप्लेन किया गया है। तो बच्चों यहाँ पर आपका बी ठीक हो जाता है। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की। विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत पर्यावरण एवं विभिन्न जीवों के अंतर संबंधों का अध्ययन किया जाता है। बहुत ही खास क्वेश्चन है। विज्ञान की किस शाखा के अंतर पर्यावरण एवं विभिन्न जीवों के अंतर संबंधों का अध्ययन किया जाता है। एक आपको दिया गया है पर्यावरण, एक आपको दिया गया है पारिस्थितिकी, और एक बच्चों सी यहाँ पर दिया गया है पारिस्थितिकी तंत्र, और एक डी यहाँ पर दिया गया है प्राकृतिक इतिहास। तेजी के साथ सभी बच्चों को 4 सेकंड में अपने आंसर सबमिट कराने हैं। विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत पर्यावरण एवं विभिन्न जीवों के अंतर संबंधों का अध्ययन किया जाता है उसको क्या कहते हैं। चलिए तेजी के साथ सभी बच्चों को अपने आंसर सबमिट कराने हैं। 3 से 4 सेकंड में सभी स्टूडेंट को अपने आंसर सबमिट कराने हैं। चलिए बच्चों बात कर लेते हैं सही विकल्प के बारे में। आपको 4 विकल्प दिए गए थे, तो अब बात करते हैं हम लोग यहाँ पर पहले विकल्प की।
विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत पर्यावरण और विभिन्न जीवों के अंतर संबंधों का अध्ययन किया जाता है उसको पर्यावरण नहीं कहा जाता। ये आपका यहाँ पर पूर्ण रूप से गलत हो जाता है। सी पारिस्थितिकी तंत्र भी आपका गलत हो जाता है। प्राकृतिक इतिहास भी आपका गलत हो जाता है। पारिस्थितिकी यहाँ पर आपका इकोलॉजी एकदम राइट आंसर है, ये आप लोगों को ध्यान रख लेना है। चलिए बात कर लेते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 14 की। पारिस्थितिकी विज्ञान में जिसका अध्ययन होता है वह क्या होता है? एक आपको विकल्प दिया गया है धरती, एक आपको दिया गया वातावरण, एक आपको दिया गया अंतरिक्ष, एक आपको दिया गया आकाश। चलिए तेजी के साथ सभी बच्चों को अब अपने आंसर सबमिट कराने हैं। पारिस्थितिकी विज्ञान के अंदर देहरा के आधार पर ही क्वेश्चन नंबर 14 को बनाया गया है। पारिस्थितिकी विज्ञान में जिसका अध्ययन होता है वह क्या कहलाता है? धरती, वातावरण, अंतरिक्ष और आकाश। इन चार में से किसका अध्ययन पर्यावरण विज्ञान के अंदर किया जाता है? ये सभी बच्चों को 4 सेकंड में सबमिट कराना है। चलिए बच्चों बात कर लेते हैं सही विकल्प की। ए आपका यहाँ पर पूर्ण रूप से गलत है, सी भी आपका गलत है, डी भी गलत है। पारिस्थितिकी विज्ञान में जिसका अध्ययन किया जाता है बच्चों उसको क्या कहा जाता है? वातावरण कहा जाता है, यानी कि बी आपका पूर्ण रूप से यहाँ पर सही आंसर है। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की। चलिए अरे भाई सभी बच्चों को क्वेश्चन नंबर 15 देखना है। विश्व का वह भाग जहां मानव अधिवास स्थायी कहलाता है। विश्व का वह भाग जहां पर मानव अधिवास स्थायी होता है। एक आपको दिया गया है पारिस्थितिकी तंत्र, एक दिया गया है एक्यूमेन, एक आपको दिया गया अधिवास क्षेत्र, एक दिया गया उपरोक्त सभी। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, पीसीएस के प्रीवियस ईयर से लिया गया है। विश्व का वह भाग जहां मानव अधिवास स्थायी कहलाता है। एक आपको दिया गया है पारिस्थितिकी तंत्र, एक बी आपको दिया गया एक्यूमेन, एक सी बच्चों यहां पर दिया गया अधिवास क्षेत्र, एक डी दिया गया उपरोक्त सभी। चलिए तेजी के साथ सभी बच्चों को अपने आंसर सबमिट कराने हैं। चलिए बात कर लेते हैं बच्चों सही विकल्प की। तो यहाँ पर ए आपका पूर्ण रूप से गलत है, डी भी आपका पूर्ण रूप से गलत है, सी भी आपका पूर्ण रूप से गलत है। विश्व का वह भाग जहां मानव अधिवास स्थायी होता है उसको बच्चों क्या कहते हैं? एक्यूमेन कहा जाता है, यानी कि बी आपका यहाँ पर सही विकल्प है। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की। पर्यावरण किस चीज का प्रतिफल है? पर्यावरण किस चीज का प्रतिफल है? एक जैविक तत्व का, भौतिक तत्व का, अजैविक तत्व का, एक डी दिया गया उपरोक्त सभी। चलिए तेजी के साथ सभी बच्चों को अपने आंसर सबमिट कराने हैं। पर्यावरण किसका प्रतिफल है? जैविक तत्व का, भौतिक तत्व का, अजैविक तत्व का, एक डी यहाँ पर दिया गया है उपरोक्त सभी। सभी बच्चों को 3 से 4 सेकंड का समय दिया गया है। उसी लिमिटेड समय के अंदर सभी बच्चों को अपने आंसर सबमिट करा देने हैं। चलिए भाई सभी बच्चे अपने आंसर सबमिट कराएंगे। पर्यावरण किसका प्रतिफल है? चलिए बात कर लेते हैं बच्चों सही आंसर की। चलिए आपके पास 4 विकल्प मौजूद हैं, बात करते हैं सही विकल्प की। तो ए बच्चों आपका यहाँ पर पूर्ण रूप से सही है, ए भी सही है, बी भी सही है और सी भी सही है। तो फिर हम कह सकते हैं उपरोक्त सभी आपका पूर्ण रूप से क्या है? सही है, क्योंकि जो पर्यावरण है वो जैविक और अजैविक तत्वों से मिलकर बना हुआ है। अजैविक तत्वों को ही भौतिक तत्व कहा जाता है, तो इसलिए हम कह सकते हैं उपरोक्त सभी यहाँ पर पूर्ण रूप से क्या है? सही है। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की। अरे भाई सभी बच्चों को ध्यान से समझना है। सर्वप्रथम पारिस्थितिकी स्तूप की परिकल्पना किसके द्वारा प्रस्तुत की गई थी? चलिए पारिस्थितिकी स्तूप की जो परिकल्पना है सबसे पहले किस वैज्ञानिक के द्वारा प्रस्तुत की गई थी? एक आपको दिया गया चार्ल्स एल्टन, एक दिया गया ओडम, एक दिया गया डार्विन, एक आपको दिया गया टांसले। चलिए तेजी के साथ सभी बच्चों को अपने आंसर सबमिट कराने हैं। सर्वप्रथम पारिस्थितिकी स्तूप की परिकल्पना किसके द्वारा प्रस्तुत की गई थी? ए विकल्प है आपके पास चार्ल्स एल्टन, एक ओडम दिया गया है, एक सी डार्विन दिया गया है, एक डी दिया गया है टांसले। चलिए तेजी के साथ सभी बच्चों को अपने आंसर सबमिट कराने हैं। 3 से 4 सेकंड में सभी बच्चों को अपने आंसर सबमिट कराने हैं और आई थिंक वो 3-4 सेकंड आपकी कंप्लीट हो चुकी है। तो हम बात कर लेते हैं सही विकल्प के बारे में। तो डी आपका पूर्ण रूप से गलत है, सी भी आपका गलत है, बी भी आपका गलत है। तो
पारिस्थितिकी स्तूप की जो परिकल्पना है सबसे पहले किसके द्वारा की गई थी बच्चों? एल्टन के द्वारा की गई थी। ये आप लोगों को ध्यान रख लेना है। गला साथ नहीं दे रहा है, लेकिन फिर भी मैं लगभग 20 क्वेश्चन की जो क्लास है आपको आज पूरी कराऊंगा और सभी बच्चों को थोड़ा सा एडजस्ट करना है और ध्यान लगाकर अपनी पढ़ाई को कंप्लीट करना है। चलिए भाई, क्वेश्चन नंबर 18 की बात कर लेते हैं। निम्न में से कौन सा एक पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रखने में मदद नहीं करता है? निम्नलिखित में से ऐसा कौन सा फैक्टर है जो पारिस्थितिकी संतुलन बनाने में हमारी किसी प्रकार की कोई मदद नहीं करता है? एक है वनों को काटना, एक वन रोपण, एक वर्षा का जल प्रबंधन, एक जैव मंडल भंडार। चलिए, अरे भाई आपके पास 4 विकल्प हैं और 4 ही सेकंड में आप सभी को अपने आंसर सबमिट करा देने हैं। निम्न में से कौन सा एक पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रखने में मदद नहीं करता है? वनों का काटना, वन रोपण, वर्षा जल प्रबंधन, एक डी जैव मंडल भंडार। चलिए तेजी के साथ सभी बच्चों को अपने आंसर सबमिट कराने हैं। 3 से 4 सेकंड के अंदर अब आपको अपने आंसर सबमिट कराने हैं। चलिए बात करते हैं बच्चों सही विकल्प की। आपका समय पूरा हो चुका है। देखिए, पर्यावरण का जो संतुलन है उसे बनाने में जैव मंडल भी हमारी मदद करता है और वर्षा जल प्रबंधन भी हमारी मदद करता है, वन रोपण भी हमारी मदद करता है, लेकिन वनों को काटने से तो सदैव नुकसान होता है, ये किसी भी प्रकार की कोई मदद नहीं करता है। तो इसलिए बच्चों आपका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाना है? ये हो जाना है। चलिए, निगेटिवली ट्रू बताना था। पारिस्थितिकी संतुलन बनाने में वनों को यदि काट दिया जाए तो किसी प्रकार की कोई मदद नहीं मिलती है, इसलिए यहाँ आपका ए पूर्ण रूप से बच्चों गलत हो जाता है। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की। भारत में पारिस्थितिकी असंतुलन का जो मुख्य कारण है वो क्या है? चलिए, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और बच्चों इस क्वेश्चन की जितनी तारीफ की जाए उतना ही कम है। ये बहुत बार परीक्षाओं में आ चुका है। हमारे इंडिया के अंदर जो पारिस्थितिकी असंतुलन है उसका कारण क्या है? देखो, कारण तो बहुत सारे दिए गए हैं। 4 जो ऑप्शन है, चारों ही कारण दिए गए, लेकिन सबसे प्रमुख कारण क्या है वो आपको बताना है। ठीक है, चलिए तेजी के साथ सभी बच्चों को अपने आंसर सबमिट कराने हैं। वनोन्मूलन यानी कि वनों को काटना, एक है मरुस्थलीकरण यानी कि मरुस्थलों का बढ़ना, एक है बाढ़ एवं अकाल और एक डी दिया गया है वर्षा परिवर्तन। 4 सेकंड के अंदर सभी बच्चों को अपने आंसर सबमिट करा देने हैं। भारत में पारिस्थितिकी असंतुलन का जो सबसे प्रमुख कारण है वो क्या है? इन चारों ही कारणों से इंडिया के या किसी भी स्थान के अंदर पारिस्थितिकी असंतुलन की स्थिति बनती है, लेकिन हमारे इंडिया में इन 4 में से जो सबसे ज़्यादा प्रमुख है बच्चों वो आपको बताना है। चलिए बात करते हैं बच्चों यहाँ पर सही विकल्प की। तो डी आपका पूर्ण रूप से गलत है, सी भी आपका यहाँ पर पूर्ण रूप से गलत है और बी भी आपका पूर्ण रूप से गलत है। इंडिया के अंदर पारिस्थितिकी असंतुलन का जो सबसे बड़ा कारण है वो है वनोन्मूलन और दूसरा आपका पोल्यूशन। ये 2 भारत के मेन रीजन है जिसकी वजह से पारिस्थितिकी असंतुलन की स्थिति इंडिया में बनी हुई है। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की। पारितंत्र में ऊर्जा का पिरामिड सदैव कैसा होता है? पारितंत्र में ऊर्जा का पिरामिड सदैव कैसा होता है? उल्टा होता है, सीधा होता है, पहले उल्टा बाद में सीधा और फिर डी दिया गया किसी प्रकार का नहीं होता है। पारितंत्र में ऊर्जा का पिरामिड सदैव कैसा होता है? उल्टा होता है, सीधा होता है, एक आपको सी दिया गया है, पहले उल्टा और बाद में सीधा, और डी किसी प्रकार का नहीं होता है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, यूपी टेट में कई बार आ चुका है, तो आप लोगों को यहाँ पर अपने अपने आंसर सबमिट कराने हैं। पारितंत्र में ऊर्जा का पिरामिड सदैव कैसा होता है? 4 सेकंड आप लोगों को दी गई है, उसी के अंदर आप लोगों को अपने आंसर सबमिट करा देने हैं। चलिए तो बच्चों बात करते हैं सही विकल्प की। पारितंत्र में जो ऊर्जा का पिरामिड है वो उल्टा नहीं होता है, ये आपका गलत है, सी भी आपका गलत है और फिर डी भी आपका पूर्ण रूप से गलत है। ऊर्जा का पिरामिड सदैव कैसा होता है? सीधा, और उसको सीधे बनाने का जो डायग्राम है वो लगभग आपका इस शेप में होगा। सबसे नीचे आप किसको रखते हो? उत्पादक को रखते हो। उसके बाद दूसरे स्तर पर उपभोक्ता को रखते हो और तीसरे स्थान पर हम रखते हैं अपघटनकर्ता को। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जो हमारा पारिस्थितिकी तंत्र है उसके अंदर ऊर्जा का पिरामिड सदैव कैसा होता है?
सीधा होता है, ये आपको ध्यान रखना है। लेकिन संख्या पिरामिड की बात करें तो संख्या पिरामिड सदैव उल्टा होता है। चलिए बात करते हैं। चलिए बच्चों, मैं आज 20 क्वेश्चन से ज़्यादा की क्लास नहीं ले पाऊंगा। हालांकि क्वेश्चन तैयार है लेकिन फिर भी थोड़ा सा गला साथ नहीं दे रहा है। तो बच्चों, आज की जो क्लास है आपकी कंप्लीट हो चुकी है। जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सभी बच्चे ईमानदारी के साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और रात्रि 9 बजे लाइव अवश्य आएँ। किसी प्रकार की कोई शंका हो या कोई डाउट्स हो या कोई क्वेरीज हो वो आपको कमेंट बॉक्स में सबमिट करा देनी है। थैंक यू वाचिंग आवर वीडियो। और सभी बच्चों को मेरी तरफ से शुभ रात्रि। क्लास को एग्जिट करने से पहले एक बार सभी बच्चे वंदे मातरम का नारा भी लगाएंगे।